एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बीके वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी वेलवा, सिद्धार्थनगर। आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर हो रहा हूं। आज हम बात करेंगे आपसे संचारी रोग के बारे में। दूसरा बात करेंगे संचारी रोग नियंत्रण अभियान क्या है, और तीसरा हम बात करेंगे सभी संचारी रोग में से एक बीमारी होती है जापानीज इंसेफेलाइटिस, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम ये जानेंगे संचारी रोग क्या होता है। वो सारे रोग जो किसी रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन से, दूषित पानी से, दूषित वायु से या रोगी के सीधे संपर्क में आने से या कीट जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, उनसे डायरेक्ट फैलते हैं। वो सारे हमारे संचारी रोग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारा पॉक्स होता है, डेंगू होता है, येलो फीवर होता है, स्क्रब टाइफस होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है, चिकनगुनिया होता है, कालाजार होता है। ये बहुत सारे रोग हमारे हैं जो संचारी रोग की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे संचारी रोग नियंत्रण अभियान क्या है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान, इस अभियान के तहत डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफेलाइटिस और कालाजार जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है। अब हम बात करेंगे जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में। जापानीज इंसेफेलाइटिस बेसिकली फ्लेविब्रिडी फैमिली का एक जीनस है फ्लेविवायरस, और उसका एक मेंबर है जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। ये बेसिकली उससे फैलता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो बीमारी होती है ये बेसिकली मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर की एक स्पीसीज है क्यूलेक्स स्पीसीज, और उसका एक मेंबर्स है क्यूलेक्स ट्राइटेनियोराइनिकस। ये बेसिकली ये फैलाता है। ये जापानीज इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है बेसिकली जितने लोगों में इन्फेक्शन इस वायरस का होता है सब में ये लक्षण नहीं देता है। ये एक लगभग WHO के अनुसार अगर 250 व्यक्तियों में इन्फेक्शन होता है उसमें से एक ही व्यक्ति को लगभग ये लक्षण शो करता है। अब बात करेंगे कि जितने व्यक्ति को ये लक्षण शो करता है उसमें से मान के चलिए 30% से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो सबसे गंभीर विषय है। इसके अलावा जो और लोग बचते हैं जिनकी रिकवरी होती है वो ज़्यादातर में आप देखेंगे लगभग 50% से ज़्यादा परसेंट के व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी नॉर्मल अवस्था या नॉर्मल जीवन को नहीं जी पाते हैं। WHO के अनुसार जितने भी वायरल इंसेफेलाइटिस काज करते हैं उसमें से जापानीज इंसेफेलाइटिस सबसे प्रमुख रूप पे है। और एक और रिकमेंडेशन है WHO का कि 68,000 प्रति वर्ष केस जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस के अकेले सिर्फ एशिया में आते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में। ज़्यादातर केस में इसमें कोई लक्षण नहीं मिलेगा, और कुछ में आपको देखेंगे हल्का सा बुखार और हल्का सा सर दर्द मिलेगा। लेकिन बच्चों में जो इन्फेक्शंस होता है उसमें देखेंगे कि उनका जो पेट दर्द और उल्टी ये बहुत कॉमन लक्षण आप पाएंगे। उन व्यक्ति को जिनमें ये लक्षण बहुत सीवियर होता है उसमें आपको हाई टेम्परेचर मीन्स बुखार बहुत ज़्यादा, लगभग 105 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, उनकी गर्दन की जो मसल्स होगी वो कड़ी होने लगती है। उनका जो विजन होता है वो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं, उसकी दूरी को जज नहीं कर पाते हैं, या दो चीज़ों के बीच की दूरी को वो प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं। कामा का स्टेज आ जाता है, उसमें मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं और कई बार उनकी डेथ हो जाती है। जापानीज इंसेफेलाइटिस में अगर हम फैटेलिटी रेट की बात करें कि उसमें मृत्यु दर वो 30% से ज़्यादा होता है। मतलब जितने व्यक्ति हमारे सीवियर कैटेगरी में आते हैं उसमें से 30% से ज़्यादा की डेथ हो जाती है। बाकी जो हमारे रिमेनिंग बचते हैं उसमें से लगभग आपका 35 से 50% के आसपास के लोग जो रिकवर होते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बची रह जाती है। मतलब वो प्रॉपरली अपना नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाते हैं।
चाहे उनके बोलने में प्रॉब्लम आने लगेगी या उनको दौड़े पड़ते रहेंगे बार बार, या उनका कोई ना कोई पार्ट पैरालिसिस में चला जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन का, मतलब ये बीमारी संचरित कैसे होती है, मतलब इसके जो वायरस होते हैं उनका एक व्यक्तियों में पहुंचता कैसे है। तो बेसिकली ये मॉस्किटो से फैलता है। मॉस्किटो की एक प्रजाति होती है क्यूलेक्स, जिसमें उसमें बेसिक क्यूलेक्स स्पीसीज में एक होता है क्यूलेक्स ट्राइटेनियो राइनिकस। ये वायरस बेसिकली वो फैलाता है, और ये वायरस पाए कहा जाते हैं जो हमारे रिजर्वायर होस्ट होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। रिजर्वायर होस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, बेसिकली पिग और वाटर बर्ड। वाटर बर्ड में बेसिकली वेडिंग बर्ड जो होते हैं ये हमारे रिजर्वायर होस्ट होते हैं। हमारा जितने भी वायरस, ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस के वायरस होते हैं पिग में और वेडिंग बर्ड में ये प्रोलिफरेट होते हैं। मच्छर जो होते हैं बेसिकली उनको बाइट करते हैं, और वहाँ से बाइट करने के बाद जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में बाइट करते हैं तो वहाँ से ये वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं। एक और समझने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गया है, उसको अगर कोई मच्छर बाइट करता है और वहाँ से किसी स्वस्थ व्यक्ति में मच्छर को बाइट करता है तो ये ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जापानीज इंसेफ्लाइटिस है तो उसके ब्लड में इतना वायरस का नंबर्स नहीं होता है कि वो मच्छर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में वो फैलाते हैं। इसीलिए हमारे विभाग को जो काम आता है, जो हमारे पिग मेन कैरियर होते हैं, हमारे विभाग का जो मेन काम यहीं पे आता है कि जो पिग हमसे रिलेटेड है, पिग हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और पिग ही रिजर्वायर होस्ट है। इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से दो चीज़ों पे अटैक करें, एक पिग पे और दूसरा हमारा मॉस्किटो पे, तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसीलिए हमारे विभाग जो होता है वो हमारे सूअर पालक के पास जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि आप सूअर पालन को छोड़ करके किसी अन्य व्यवसाय कर लें। दूसरा होता है कि अगर वो सूअर पालना नहीं छोड़ रहा है तो उस परिस्थिति में उसको ये समझाया जाता है कि आप अपने बाड़े की साफ़ सफाई कैसे रखें, अपने आसपास जो जहाँ बाड़ा है उसके कोई गड्ढे में पानी को एकत्रित ना होने दें। अगर पानी एकत्रित है तो उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पे निकासित करा के और वहाँ पे कोई ब्लीचिंग पाउडर या चूना का छिड़काव करवा दें। तो ये सारी चीज़ें किसान को समझाया जाता है और ताकि उसको ये बताया जा सके, क्योंकि यही रिजर्वायर होस्ट है, मतलब यहीं से ये बीमारी फैलने का स्रोत है। ज़्यादातर जो रिजर्वायर होस्ट हमारे होते हैं उसमें ये बीमारी नहीं फैलाते हैं। कुछ केस में हल्का सिम्टम्स आता है, कुछ पिग्स में देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं और वो उसके बॉडी में कैरी करते हैं। इसी कड़ी में आप एक चीज़ और जानेंगे, ज़्यादातर जापानीज इंसेफ्लाइटिस उस जगह पे होता है जहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया होता है, या ऐसा एरिया जहाँ पे जो धान की फसल होती है उसकी ज़्यादा खेती की जाती है। ऐसे एरिया में आपको ये बीमारी ज़्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा ये बीमारी आपको बरसात के सीज़न में, गर्मी और बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण भी होता है इस सीज़न में मच्छरों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए बार बार सभी व्यक्तियों को समझाया जाता है कि आप हमेशा कोशिश करें अपने आसपास साफ सफाई रखें। जहाँ पे गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, जल्द से जल्द कोशिश करें कि गड्ढे में पानी रुकने ही ना पावे, और अगर है तो जल्द से जल्द उसको निकालने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे, जितना ज़्यादा आप मच्छरों से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। अगर हम डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस हमेशा लैब में होगी। एलिसा टेस्ट लगाया जाता है और एलिसा टेस्ट के द्वारा ही इसका डायग्नोसिस किया जाता है इसकी वायरस के बारे में। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे
तो ये एक वायरल बीमारी है और जिसका कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब इसमें अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि उसको लगा दिया जाए और वायरस को मार डालेगा और हमारी बीमारी सही हो जाएगी। इसमें टोटल हम लोग सिम्टोमेटिक, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे करके आपका जो शरीर होता है उसको यथा स्थिति में रखने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे उसके रोकथाम और बचाव के बारे में। सबसे पहले इसका ये है कि अगर आप के यहाँ उपलब्धता है तो सबसे पहले इसका टीकाकरण जरूर कराएं। अगर आपका ऐसा कोई इलाका है जहाँ पे जापानी इंसेफ्लाइटिस केस के ज़्यादा आ रहे हैं तो सभी का वहाँ पे टीकाकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, गड्ढों में पानी न एकत्रित होने दें और पूरी व्यवस्था ये करें कि आपको मच्छर न काटने पावे। ये सारी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आप इस बीमारी से बहुत अच्छे से बचाव हो सकता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस बेसिकली 2 से 15 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये बीमारी सबसे पहली बार जापान में 1871 में डॉक्यूमेंट की गई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम जापानी इंसेफ्लाइटिस